हु इज एन एंटरप्रेन्योर? आप किसे एंटरप्रेन्योर कहेंगे? एक एंटरप्रेन्योर का बेसिक ट्रेड्स क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्राइजिंग है, वो साहस कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो एंटरप्राइज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। दो शब्दों में आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर सकते हैं, पहला परिश्रम, दूसरा साहस। मालिक वो एंटरप्रेन्योर है जो टैक्स दे रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, जो रोजगार दे रहा है और जिसके पैसे से अधिकारी को टैक्स को सैलरी दी जा रही है। अधिकारियों का, नेताओं का इस देश में योगदान है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, जो रोजगार देते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो वस्तु देते हैं, जो सेवा देते हैं, उनका भी योगदान है। एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पिछले डिकेड से इंडिया में बूम कर रहे हैं। दोस्तों, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? व्हाट इज अ स्टार्टअप आइडिया? हम लोगों ने कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स को टेलीविजन में, इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में सुना है और आपने यह भी सुना होगा कि 90% स्टार्टअप फर्स्ट 5 इयर्स में फेल कर जाते हैं और उसके बाद जो बचते हैं वो भी अगले 5 इयर्स में 90% फेल हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? और यही नहीं, हम लोगों ने कई सारे मूवीज में भी देखा है सर कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसा से बाद में, एक अच्छे आइडिया से पहले। तो एक अच्छा आइडिया एक बड़े बिजनेस का पायोनियर होता है। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे शो में मिस्टर नीरज अग्रवाल सर हैं, जो कि खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, एक कामयाब उद्यमी है। दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आपकी आंखों में एक बड़ा सपना है कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे लेके जाएं, तो यह एपिसोड आपको स्टार्ट से एंड तक देखना ही पड़ेगा। तब जाकर आप में एक नया चेंज आएगा, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और बिजनेस को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर एक नई नॉलेज आएगी, जिसके सहारे आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सर? क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल नीरज सर से। सर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? आप किसे एंटरप्रेन्योर कहेंगे? एक एंटरप्रेन्योर का बेसिक ट्रेड्स क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे लॉयर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। तो इन द सेम वे, क्योंकि सर आप खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है बिहार से, वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स में आपका नाम आता है, तो मैं जानना चाहता हूं और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं और क्या फंडामेंटल्स होता है एक एंटरप्रेन्योर का? देखिए, जब आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं तो मैं इसका अगर हिंदी में जब आप एंटरप्रेन्योर को उद्यमी कहते हैं, तो उद्यमी शब्द का तात्पर्य जो होता है, 2 अर्थों में होता है। पहला, उद्यम, जो कि मेहनत कर रहा हो, परिश्रम कर रहा हो और जो साहस कर रहा हो। एक उद्यमी को आप साहसी भी कहते हैं। जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्राइजिंग है, वो साहस कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है, वो एंटरप्राइज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इज टेकिंग रिस्क एंड हु इज पुटिंग इन एफर्ट्स। तो 2 शब्दों में आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर सकते हैं, पहला परिश्रम, दूसरा साहस। और यही सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर। आप जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ये सारा कुछ उपलब्ध हो जाता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लैंड है, लेबर है और कैपिटल की उपलब्धता थोड़ी कम थी, लेकिन अब बढ़ गई है और वो उतना बड़ा कंसर्न नहीं रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, वो है एंटरप्राइजिंग पीपल, एंटरप्राइजिंग लोग जो कि साहस करने को तैयार हो, जो उद्यम करने को तैयार हो। और जब तक आपके पास भरपूर जमीन है, आपके पास धन है, कैपिटल है, आपके पास उपलब्धता है लेबर की, लेकिन आपके पास एंटरप्राइजिंग नेचर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एंटरप्राइज खड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास लेबर उपलब्ध नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, एंटरप्राइजिंग नेचर है, आप सब कर लोगे, आप सब ले आओगे, आपको लैंड मिल जाएगा, आपको लेबर मिल जाएगा, आपको कैपिटल मिल जाएगा। एंटरप्राइजिंग नेचर होना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास कोई कैपिटल नहीं है। आप धीरूभाई अंबानी की कहानी को सुने हैं, पढ़े हैं, आपने स्टीव जॉब्स की कहानी को देखा कि किस तरीके से वो मंदिर में खाना खा रहा था, और आप एलोन मस्क को देखें तो ये सारी कहानियां वही हैं।
जहां पर कुछ लैंड नहीं है, कुछ कैपिटल नहीं है, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्या है, एंटरप्राइजिंग नेचर है। तो एंटरप्राइज इज ऑल अबाउट पुटिंग इन एफर्ट एंड पुटिंग इन टेकिंग रिस्क, साहस करना, उद्यमी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जय नर पुरुष सिंह से उद्यमी, लक्ष्मी ताकी चेरी, मेरे दादाजी कहते थे कि जो नर जो है वो उद्यम करते हैं, सिंह के समान वो रिस्क लेते हैं, तो लक्ष्मी जो है वो उससे दोस्ती कर लेती है, लक्ष्मी उसको उसके साथ रहती है। ठीक है, जो सिंह के समान जो डरता नहीं है, सिंह डरता नहीं है, फियरलेस होता है। जब वो जंगल में घूमता है तो उसको जंगल में किसी जानवर का डर नहीं होता है। उद्यम जब करने के लिए कोई उतरता है मैदान में, अगर वो हर समय डरता रहेगा तो वो रिस्क ले ही नहीं पाएगा, उद्यम कर ही नहीं पाएगा, वो एंटरप्राइजिंग बन ही नहीं पाएगा। और मतलब सिंह को भी पता है कि अगर वो जंगल के सबसे मतलब अगर वो सबसे जो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे फास्ट दौड़ रहा है, उससे भी उसको फास्ट दौड़ना होगा, तब वो अपना भोजन कर पाएगा। तो वो हर समय तैयार रहता है। तो इसलिए उद्यमी को मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। एक बात आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में भूमिका में कही कि 90% एंटरप्राइज जो है वो शुरुआत में ही फेल हो जाते हैं, और आपने ये भी कहा कि कुछ बाद में भी फेल हो जाते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आते हैं तो क्या जिस प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठ रहे हैं वहां पर कितने प्रतिशत लोग सफल हो पा रहे हैं? वहां तो सर परसेंटेज और भी कम है, वहां और भी कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, वहां भी बहुत कम है। वहां तो लोग कह रहे हैं कि आजकल 1% से भी कम लोग सफल हो रहे हैं। आईएएस की परीक्षा में 6 लाख लोग बैठ रहे हैं, सफलता तो मैक्सिमम 1200 कोई मिलनी है, इतनी ही सीट है। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी की बात कर ले, 22 लाख लोग परीक्षा में बैठ गए और सफल तो होने 18,250, तो सफलता का प्रतिशत तो हर जगह कम है। जहां पर भी प्रतिशत अधिक हो जाएगा वहां तो सफलता कोई मायने ही नहीं रखेगी। सफलता जो मिल रही है, सफलता की दुल्हन जो है वो सबको बड़बड़ा नहीं बनाती है। तो हाँ, तो इसको रिपीट, दर्शक मैं चाहता हूं कि सर के इस कोटेशन को आप गौर से सुने, और अगर आपके पास नोट पैड है उसको नोट करें। सर इस लाइन को प्लीज सर दर्शक के लिए। मेरा कहना है कि जीवन में जो सफलता जो है वरमाला, वो आपको तभी मिलेगी जब उसके लिए आप अथक परिश्रम, प्रयास और अपने सारे जो जरूरी उसके लिए जो काम है वो आप पूरा करोगे। अन्यथा सफलता की दुल्हन हर किसी को वरमाला पहना देगी तो फिर उसका तात्पर्य क्या रहेगा? तो वो उसके लिए आपको पूरे अथक परिश्रम, भगीरथ प्रयास जो कहते हैं ना, कि भगीरथ ने गंगा को धरती पे लाने के लिए भगीरथ प्रयास किया, बहुत प्रयास। तो आपको सफलता पानी है तो आपको भी भगीरथ प्रयास करने होंगे, और तब आपके जीवन में सफलता की गंगा बहेगी। तो सफलता का रेशियो वहां भी कम है। और फिर जो 90% लोग फेल हो जाते हैं, उसके बाद 10% सफल होते हैं, और उसके बाद कहा कि उस 10% से भी 90% लोग उतना सफल नहीं हो पाते हैं, और जो सफल रह जाते हैं उनकी सफलता का आंकड़ा क्या होता है? तो उनकी सफलता कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी सफलता होती है। ये तो सोचिए आप, जब नारायण मूर्ति ने आज 10,000 रुपए की कैपिटल से जब उन्होंने इन्फोसिस बनाई थी, और आज उस इन्फोसिस में 3 लाख कर्मचारी काम करते हैं, और उस इन्फोसिस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8 लाख करोड़ का है। उनका ड्राइवर भी करोड़पति है सर। 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन की पूंजी तैयार हो गई नारायण मूर्ति के एंटरप्राइज से। अगर वो एंटरप्राइज लेते ही नहीं, वो फील्ड में उतरते ही नहीं, और वो जॉब में ही रहते, तो फिर इन्फोसिस जो भारत में क्रांति लाया, और सिर्फ मैं उसको 8 लाख करोड़ की कंपनी के रूप में नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि इन्फोसिस की सफलता से प्रेरित होकर के और कितने युवा उद्यमी आ गए, और भारत में कितना सूचना क्रांति का एक बड़ा जो है सेक्टर ओपन हो गया, बड़े बड़े शहर विकसित हो गए, बैंगलोर में, और आपको हैदराबाद में, चेन्नई में, गुड़गांव में, और पुणे में, नोएडा में, इन सब जगहों पर किस तरह से सूचना क्रांति के कारण जो है समृद्धि आई है। और भारत एक सूचना क्रांति के रिलायबल सप्लायर के रूप में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक रिसोर्स प्रोवाइडर के रूप में, एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में स्थापित हो गया, और लोगों को रोजगार मिला, युवाओं को कुछ अच्छा बेहतर अवसर मिला। तो आप एंटरप्राइज को, एंटरप्रेन्योरशिप को, मैं बिहार के लिए ये बात बोलता हूं कि बिहार में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो लोग उत्पादन कर रहे हैं, जो लोग सेवा दे रहे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, आप ऐसे लोगों को सबको हटा दो, क्या हमारा राज्य बेहतर हो जाएगा? आप होटल सारे बंद कर दो, आप स्कूल्स बंद कर दो, आप हॉस्पिटल्स बंद कर दो, आप शॉप्स बंद कर दो, आप फैक्ट्रियां बंद कर दो, तो क्या हमारा राज्य बेहतर हो जाएगा? तो हमें एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमें उत्पादन देते हैं, तब हमारे वस्तु सस्ता होता है, हमें सेवा मिल पाती है। आपको अपनी हेयर कटिंग करानी है, आपको सारे सैलून बंद कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा? आपके लिए आसान हो जाएगा। वो वहां पे सैलून खोल रखा है, तब आपको सुविधा मिलती है।
और अगर सारे सलून बंद हो जाएंगे, मात्र 2 ही 3 सलून रहेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी? आपको जरूरत है उनकी, यू नीड देम, यू नीड दिस एंटरप्रेन्योर। अगर किसी इलाके में किसी चीज की दुकान नहीं है, वहां कोई एंटरप्रेन्योर उस चीज की दुकान खोलता है, तो वहां आसपास के लोगों को उसका लाभ मिलता है, वहां पर उस वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है, कंज्यूमर को फायदा मिलता है। अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस गुड्स की लागत बाहर से मंगाने की तुलना में सस्ती हो जाती है, और फिर लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट, सरकार को टैक्स मिलता है। वो अधिकारी जो सचिवालय में बैठा है और जो समझता है कि मैं मालिक हूं, उसको तनख्वाह देती है सरकार, और टैक्स के पैसे से सरकार तनख्वाह देती है। और वो एंटरप्रेन्योर जो टैक्स देता है, जो उत्पादन करता है, वो उस अधिकारी से मिलने के लिए 3 घंटा चैम्बर के बाहर बैठा रहता है, चपरासी के पास। मालिक वो एंटरप्रेन्योर है जो टैक्स दे रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, जो रोजगार दे रहा है, और जिसके पैसे से अधिकारी को सैलरी दी जा रही है। लेकिन अधिकारियों को लगता है कि देश अधिकारी चला रहे हैं। मेरा मानना है कि उनका योगदान है, अधिकारियों का, नेताओं का इस देश में योगदान है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो उद्यमी हैं, जो रोजगार देते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो वस्तु देते हैं, जो सेवा देते हैं, उनका भी योगदान है। अगर देश में तरक्की और समृद्धि आएगी तो वो तब आएगी जब इस देश का युवा उद्यमी बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा। आप समृद्ध राज्यों के नाम बताइए भारत में, जो राज्य आगे हैं, जो विकसित हैं, कौन कौन से राज्य? सर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एनी टर्म्स, किसी भी मामले में। गुजरात है, उसके बाद सर आपको ये गुड़गांव है, हाँ ठीक है, उसके बाद हरियाणा है, हाँ ठीक है, आफ्टर दैट आपको महाराष्ट्र है, तमिलनाडु को आप मानिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो तमिलनाडु को देखिए आप, महाराष्ट्र को देखिए आप, गुजरात को देखिए। क्या गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी जो है वो रंग नहीं लाई है? क्या उसका लाभ उन राज्यों को नहीं मिला है? और बिहार, जहां पर कि आज 67% आबादी युवा आबादी है, इस राज्य में अगर विकास को आना होगा तो वो उद्यमिता पे ही सवार होकर के आएगा। सरकारी जॉब के माध्यम से बिहार के हर युवा का भला हो जाए, यह परिस्थिति में बिहार में अभी इमेजिन नहीं कर सकता, कहीं इमेजिन नहीं कर सकते आप। यह परिस्थिति दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में भी संभव नहीं हो पाई। अमेरिका भी अपने यहां लोगों को सरकारी जॉब देकर के समृद्ध बना दे, ये स्थिति उसकी नहीं है। तब तो फिर इंडिया तो ये नहीं है। वर्ल्ड में सबसे अधिक तेल, क्रूड ऑयल, जो आज भी हमारी दुनिया जो है वो पेट्रोल डॉलर, आप सुनते होंगे कि भाई जो समृद्ध देश हैं उनके पास पेट्रोलियम का बहुत पैसा है। तो सबसे अधिक दुनिया में तेल का जो खजाना है प्रकृति ने जो दिया, वो किस देश को दिया? अरब को नहीं। तो सऊदी के बारे में आप कहना चाह रहे होंगे। सऊदी अरब से ज्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला में। सऊदी अरब से ज्यादा तेल का भंडार वेनेजुएला में है। व्यूअर्स, नोट इट डाउन। तो आप समझिए बात को, वेनेजुएला वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का रिजर्व है वेनेजुएला के पास, और बहुत समृद्धि आई जब वेनेजुएला के तेल का फायदा वेनेजुएला ने उठाना शुरू किया। और वेनेजुएला में जितनी कंपनियां थी, वो कंपनियां वर्ल्ड के सारी तेल की डिमांड को पूरा कर रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल का भंडार उसके पास था। वहां की सरकार ने देखा कि हमारे पास तो खजाना है कुदरत का, एक काम करते, सारी कंपनियों को उन्होंने सरकारी बना दिया और सारी जनता को बोला कि इस देश के सभी नागरिकों को सरकारी जॉब मिलेगा, सरकार पैसा देगी, क्योंकि हमारे पास तो अफरात तेल है, हम दुनिया के सबसे अमीर देश हैं तेल के मामले में। तो उन्होंने सभी नागरिकों को सरकारी जॉब की सुविधा दे दी। आज आप पढ़िए, अर्थशास्त्र में पढ़िए कि किस तरीके से वेनेजुएला बर्बाद हो गया। वहां पर शाम को सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, लूट अपहरण बढ़ गया, और जो वेनेजुएला की करेंसी थी उसकी ये बुरी हालत हो गई कि उन्हें 10 मिलियन वेनेजुएलन डॉलर का नोट छापना पड़ा, और बाद में उस 10 मिलियन डॉलर पर भी एक ब्रेड का टुकड़ा नहीं मिल रहा था। इस रफ्तार से वहां महंगाई बढ़ने लगी और नोट छापना पड़ा, पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, और दोबारा अब वो उठ नहीं पा रहा है अभी तक। जिस वेनेजुएला से मिस वर्ल्ड कई बार बनती थी और खूबसूरत देश, और उस देश की स्थिति यह हो गई कि वहां से लोग छोड़ छोड़ के देश को निकलने लग गए। तो आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को सभी लोगों के बीच में जॉब सरकार का बांट दे और सभी देश में समृद्धि आ जाए, इस तरह का यूटोपियन विचार पॉसिबल नहीं है। एंटरप्राइज को और एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को आपको बढ़ावा देना होगा, और वही एफिशिएंटली उत्पादन को करेगा और लोगों के लिए वस्तुओं को और सेवाओं को उपलब्ध कराएगा, और उसको लाभ मिलेगा, और वो लोगों को रोजगार देगा। तो मतलब आप समझिए कि कोई भी एंटरप्राइज, अगर हमने धीरू भाई अंबानी का नाम लिया, तो धीरू भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस क्या मुनाफा करती होगी कि नहीं करती होगी? सर ऑब्वियसली। अगर वो कंपनी मुनाफा ना करे
तो क्या वो कंपनी अगले साल और बड़ी हो पाएगी? डेफिनेटली नहीं। अगर उस कंपनी को हर साल बड़ा होना होगा तो उसको हर साल कुछ मुनाफा कमाना होगा, और कमाए हुए मुनाफे को वापस उसको व्यापार के बढ़ाने में लगाना होगा। कोई नई फैक्ट्री खोलनी होगी, वहां और लोगों को जॉब मिलेगा। जब फैक्ट्री बनेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, जब बन जाएगी तब जॉब मिलेगा, और जब वो फैक्ट्री से उत्पादन होगा तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट भी होगा और देश में डॉलर भी आएगा। तो आप समझिए, ये जो प्रॉफिट है इसको हमारे मूल में, हमारे मस्तिष्क में डाल दिया गया कि ये बुरा शब्द है। मुनाफा कहते हैं कि ये बनिया मुनाफाखोर है, ये मुनाफा लेता है। गलत बात है मुनाफा लेना। जबकि अगर आप अपने व्यापार में उचित मुनाफा नहीं लेंगे तो आपका व्यापार तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। आज भारत में ऐसे अनेक सरकारी कंपनियां हैं जो बंद हो गई, जहां लोगों को जो जॉब मिला था वो, आप पूरे बिहार में जिस जिले में जाइएगा मालूम पड़ेगा यहाँ खाद कारखाना था, यहाँ चीनी सरकारी मिल थी, यहाँ ये फैक्ट्री थी, सब बंद हो गई। उस बंद फैक्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो आप तो समझिए कि आप जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसको उसके तरीके से, और हमारे ग्रंथों में, हमारे सिद्धांत में, हमारे परंपरा में, हमारे हिंदू सभ्यता में, हमारे भारत की परंपरा में, हिंदू सभ्यता के साथ साथ मैं भारत की परंपरा बोलूंगा, में लाभ को बहुत स्थान दिया गया है। हम कहते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ आप बताइए ना कि दुकान के बाहर में, और जब वो कोई व्यापारी अपने लक्ष्मी पूजन करता है तो वो अपने बही खाते पर, वो अपने गले के अगल बगल में, और जहां भगवान की तस्वीर रखता है वहां पर लिखता है, वो रोली से लिखता है शुभ लाभ। वो शुभ लाभ क्यों लिखता है? क्योंकि लाभ होना चाहिए लेकिन अशुभ लाभ नहीं होना चाहिए, लाभ शुभ होना चाहिए। आपको अशुभ लाभ लेना, किसी का हानि करके, मतलब किसी को धोखा दे करके, झूठ बोल करके, गलत करके नहीं, आपको गलत करके किसी के साथ लाभ नहीं कमाना है, आपको शुभ लाभ कमाना है। शुभ लाभ कमाओगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, बरकत होगी, आगे बढ़ोगे। अशुभ लाभ कमाओगे, गलत करोगे, गलत तरीके से धनोपार्जन करोगे तो नाश होगा। ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया। आज के नौजवान जो शॉर्टकट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कम समय में बहुत बड़ा पैसा कमा लें, उनके लिए यह सबक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो कि नीरज सर सिखा रहे हैं कि जो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो प्रॉफिट डिवाइन हो, वो प्रॉफिट प्योर हो, इम्प्योर नहीं हो। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। व्यापार में आज एक कॉन्सेप्ट आ गया कि बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे भी हो, बैग बोरो स्टील। मुझे ये सब सुनकर के बड़ा अजीब लगता है। ये क्या मतलब है? बैग, आप बिजनेस करने आए हो, बैग करने आए हो, बोरो एंड स्टील, चुराना। ये बैग बोरो स्टील बाय एट एनी कॉस्ट, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने टर्म्स पे बिजनेस करें, अपने सिद्धांतों पे बिजनेस करें। बिजनेस बाद में होगा, सिद्धांत पहले होने चाहिए। अगर आपके व्यापार में सिद्धांत नहीं है, उसूल नहीं है, अगर आपके बिजनेस में कोई नियम कायदा, प्रिंसिपल्स नहीं है, कायदे कानून नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप सही व्यापार नहीं कर पाओगे। दर्शकों को मैं बता दूं कि सर, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आप में, क्योंकि हम लोग जब कभी भी किसी भी बिहार के जो लीडिंग सेलिब्रिटी हैं, लीडिंग एंटरप्रेन्योर है, उनका जब कभी सर हम लोग वीडियो रिलीज करते हैं तो हम लोग थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो हमारी टीम ने रिसर्च डेवलपमेंट किया था आप पे, तो एक बात पता चली सर कि आप 250 रुपए और सूटकेस के साथ, 250 रुपए और सूटकेस के साथ आप बिहार आए थे। नहीं, हम बिहार नहीं आए थे, हम बिहार में पैदा हुए हैं। आप बिहार में पैदा हुए? मैं प्योर बिहारी हूं, बिहार में पैदा हुआ हूं, और पटना में भी मेरी स्कूलिंग हुई है। इसके अतिरिक्त नवादा, जो लोग जान रहे होंगे, वहां पे वासलीगंज हमारा घर है, हम वासलीगंज के हैं, हम प्योर बिहारी हैं। हमनी को आप बिल्कुल बिहारी समझिए। अच्छा। हम बिल्कुल बिहारी हैं। तो बिल्कुल बिहारी है ना? ये कह सकते हैं कि मेरे से 8 जनरेशन ऊपर जब जाएंगे, तब 8 जनरेशन, हाँ 8 जनरेशन ऊपर अगर जाएंगे हम, तो जैसे आप जितने भी पूरे भारत में मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं जी, वो सभी मेवाड़ क्षेत्र से आए हुए हैं। जो मेवाड़ क्षेत्र के हैं उनको मारवाड़ी कहा गया। मारवाड़ी, ठीक है। तो मेरे से 8 जनरेशन पहले जो मेरे परदादा, लक्कड़ दादा, जो भी आप कहेंगे, वो बिहार आए थे, और वो बहुत कम साधन संसाधन लेकर के, और मात्र थोड़ा चना वना लेकर के वो आए थे, और किसी तरह से रास्ते में उनको 2-3 बार लूट भी लिया गया था। जो आते आते रास्ते में उनके पास बिहार पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं बचा था। और आज उनकी जनरेशन जो है वो पूरे भारत में, क्या विश्व में है सर, पूरे हमारा मेरा अपना परिवार, जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, झोटामल जी आए थे, तो उनकी जो
वो पूछते हैं वो पूरे विश्व में है और वो परिवार बहुत विस्तृत हो चुका है और उसमें अनेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और कॉर्पोरेट और आईएएस ऑफिसर्स सभी कोई हैं उनके परिवार में। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, हम प्योर बिहारी हैं। मैं बिहारी, मेरे पिताजी बिहारी, मेरे दादा बिहारी, मेरे परदादा बिहारी, हम तो बिहारी ना हुए। तो सर वो 250 रुपए वाली जो हम लोगों ने जो सर निकाला है रिसर्च करके, उस बात में कहां तक सच्चाई? 250 रुपए और सूटकेस के साथ 1995। थोड़ा एक सेकंड सर, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा और जो दर्शक हमें देख रहे हैं मैं बता दूं कि सीमेज कॉलेज बिहार का वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस है जहां पर बीसीए की, बीएससी आईटी की, बीबीए की पढ़ाई होती है और प्लेसमेंट में तो सीमेज बिहार में नंबर 1 है। सर उसके डायरेक्टर हैं और सर से भी हम लोग जानेंगे कि सर की कहानी क्या थी। 250 रुपए और सूटकेस के साथ सर आए थे और आज सर एक सफल उद्यमी है। सर 1995 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी और मैट्रिक की परीक्षा देने के तुरंत बाद जैसे ही मेरी परीक्षा पूरी हुई, मेरी माताजी ने कहा कि हमारी परिवार की स्थिति तुमको पता है, तुम जान रहे हो, और अगर अब तुम कुछ परिवार में आमदनी को बढ़ाने का उपाय नहीं करोगे तो हमारे परिवार का आर्थिक संकट जो है वो थोड़ा ज्यादा है और उसको तुमको संभालना पड़ेगा। इट मींस यू आर नॉट बोर्न विद द गोल्डन स्पून, राइट? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि बचपन में कोई अभाव नहीं था, जब जो चाहते थे वो मिलता था, लेकिन ऐसा था कि अगर घर में कभी स्केच पेन आया, जो कलर करने का स्केच पेन होता था, एक्साइटमेंट हम लोग को, तो वो स्केच पेन का पैकेट में से 4 हम लोग भाई बहन थे, तो उसमें से सबको बढ़ता था कि ये लाल तुम्हारे पास, तो ये हरा तुम्हारे पास, तो ये ब्लू तुम्हारे पास, ये पीला मेरे पास। इसको 1 साल चलाना है, क्योंकि रोज रोज तुमको स्केच पेन कलर के लिए आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, इतना साधन नहीं है। लेकिन हम लोग खुश रहते थे। हम लोग वी वर हैप्पी। हम लोग किराए के मकान में ही हमेशा रहे। और वो भी 2 कमरे का मकान था। 2 कमरे के मकान में हम लोग सब लोग रहते थे। एक ही कमरे में सारा परिवार सोता था और लाइन नहीं आती थी तो रात को पिताजी हमारे पंखा झेलते थे, कभी हम लोग झेलते थे, पारी पारी से पूरे परिवार को हम लोग सुलाने का काम करते थे। तो बढ़िया था। लेकिन एक दुकान थी हमारे पिताजी के पास, जो दुकान चूंकि वो अकेले थे और उनको अपने बिजनेस को संभालने के लिए कभी कभी बाहर जाना पड़ता था, कभी परचेजिंग में बाहर जाना पड़ता था। गुजरात जाते थे, दिल्ली जाते थे, साउथ जाते थे, वहां से परचेजिंग करके लाते थे, केमिकल्स लाते थे। और बिहार के जो पीवीसी पाइप फैक्ट्रियां थी, जो प्लास्टिक फैक्ट्रियां थी, उनमें वो केमिकल्स और वो कलर पिगमेंट्स वगैरह सप्लाई करते थे पिताजी मेरे। तो उनको वो दुकान संभालने में दिक्कत होती थी अकेले, कि वो बाहर जा रहे तो दुकान पीछे से कौन देखेगा। छोटा कारोबार था। तो 10th के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उसके लिए मैंने पिताजी से 250 रुपए लिए थे। और उस जमाने में आईडीबीआई और आईसीआईसीआई, जो आज भारत की इतनी बड़े सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, तो उस जमाने में आईसीआईसीआई बैंक नहीं था। 1995 की बात बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो करके था, वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनके डीप डिस्काउंट बॉन्ड आते थे। डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता था कि 5,000 रुपए आप निवेश करें और डीप डिस्काउंट मतलब 25 साल का बॉन्ड है। 25 साल के बाद आपको 50,000, 1 लाख इस तरह का आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। और वो सरकारी कंपनियां थी, इनके बॉन्ड होते थे। आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बॉन्ड था, सिडबी का था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनका बॉन्ड आता था। तो इनके बॉन्ड्स उस जमाने में आ रहे थे। मैंने इनका बॉन्ड बेचना शुरू किया था और बतौर एजेंट 10th के बाद मैं 14 साल की उम्र थी। मैंने एजेंट के रूप में, और एजेंट मुझे डायरेक्ट एजेंसी नहीं मिल पाई थी, तो किसी एजेंट के अंदर में मैं काम कर रहा था। उनके कोड के अंदर में उन्होंने मुझे अपना सब ब्रोकर बनाया और मैं इतने बड़े बड़े फॉर्म होते थे उसके भरने के लिए, मल्टीपल फोल्ड वाले, तो वो फॉर्म्स को मैं लेकर के लोगों से वो भरवाता था। तो चूंकि मैं किसी भी परिचित व्यक्ति या किसी रिश्तेदार के पास कभी नहीं गया, किसी को कभी, शायद मेरे जो रिश्तेदार लोग होंगे उनके बारे में ज्यादा पता भी नहीं हो, क्योंकि मैंने कभी अपने किसी परिचित रिश्तेदार से सॉलिसिटेशन, जो मैंने कहा ना बेग बोरो स्टील, तो वो मेरा कॉन्सेप्ट। कुछ लोगों ने बुलाया भी कि नीरज तुम कुछ काम कर रहे हो बॉन्ड का, तो तुम आओ, हमको भी इन्वेस्ट करना है। तो मैं उनके पास संकोच से ही गया और मैंने बहुत, क्योंकि मुझे किसी का एहसान वर्ड जो है मुझे पसंद
नहीं आता था। खुददारी थोड़ी अधिक ही है सर आप में, फिर अधिक ही वाली बात नहीं है, जो मतलब मजा अपने से कुछ करने में है वो मांगने में नहीं है। तो उस जमाने में हिंदुस्तान अखबार और बाकी दूसरे अखबारों में, मैंने शुरुआत हिंदुस्तान अखबार से ही करी थी, उनमें लाइन का ऐड आता था जो क्लासिफाइड अभी भी आता है, उसको लाइन ऐड शायद रोलिंग ऐड कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो रनिंग ऐड कहते हैं। तो वो रनिंग ऐड मैंने 15 शब्द का दिया था, क्योंकि 16वां शब्द का अधिक पैसा लगता था। 15 शब्द तक फिक्स्ड पैसा, उससे छोटा आप दे नहीं सकते हैं। तो 15 शब्द का ऐड मैंने दिया था, सबसे छोटा ऐड वही हो सकता था, और उसका 250 रुपए का पैकेज एक दिया था मैंने। तो उसी से मेरा बिजनेस शुरू हुआ था। और एक सूटकेस मैंने आपको बताया कि पिताजी से ली थी, तो वो पापा के पास एक अच्छा सा सूटकेस था, उसपे सारे फॉर्म्स भर लिए। और मेरे पास जब पेपर में ऐड आया तो फोन आता था। उस जमाने में लैंडलाइन फोन था। तो सुबह में घर में सब लोगों का फोन नोट कर लेता था, और पापा को रिक्वेस्ट किया था कि कोई मेरे बाद में दोपहर में भी फोन अगर आए तो आप खाली कौन आया, किसका फोन है और कहाँ का फोन है, नोट कर लीजिएगा। तो पापा वो हमको मदद कर देते थे। और फिर मैं पहला, मुझे याद आता है कि जो मेरा पहला इन्वेस्टर थे वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे डॉक्टर्स कॉलोनी में। उनके घर पहुंचा था तो वो आश्चर्य कर रहे थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे आ गया। पहले ही बॉल पे सिक्सर कैसे? इनकम टैक्स ऑफिसर तो बहुत बड़ा क्लाइंट होता है सर। नहीं, ही कॉल्ड मी, उन्होंने कॉल किया था, ऐड को देख उन्होंने कॉल किया। ये आइडिया कहाँ से है ऐड में देने का आइडिया? नहीं, मैंने रिसर्च किया था। वही तो, दैट इज मैंने रिसर्च किया था, मैंने पूरा रिसर्च किया था कि ये बॉन्ड्स कैसे हैं और कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, मार्केटिंग कैसे करनी है। जैसे उस जमाने में जो एड्स आ रहे थे तो कुछ लोग और भी थे जो रनिंग एड दे रहे थे, और वो बहुत डिटेल ऐड दे रहे थे कि किस बॉन्ड में कितना लगाना होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, मल्टीपल तरह तरह के बॉन्ड्स थे। तो वो काफी बड़ा बड़ा ऐड देते थे वो लोग, और मैं उनके ऐड के ठीक ऊपर रिक्वेस्ट करके जो वहां ऐड लगाते थे, उनको बोलता कि उनके ऐड के ठीक ऊपर मेरा ऐड लगा दीजिएगा। और वो लोग कुछ कर रहे थे कि चांदी का सिक्का देंगे, कोई बोल रहा था कि 110 रुपया देंगे, ऐसा सब कुछ सबका था। 100 रुपया देंगे, तो किसी का 100 रुपया था, किसी का चांदी का सिक्का था पर फॉर्म। इन्वेस्टर को बेनिफिट कि अगर मेरे थ्रू इन्वेस्ट करिएगा तो लगभग 150 रुपए, 160 रुपए प्रति फॉर्म मिलता था। तो मैंने उसमें दे दिया था कि आईडीबीआई और आईसीआईसीआई के बॉन्ड में 110 रुपया पर फॉर्म लीजिए। बाकी लोग चांदी का सिक्का दे रहे थे, कोई 100 रुपया दे रहा था। मैंने 10 रुपया एक्स्ट्रा ऑफर कर दिया, और डिटेल मैंने नहीं समझाया, डिटेल नीचे के ऐड में लोग समझ जाते दूसरों के ऐड से। तो तो फोन आता था और फिर मैं जाता था। अब मेरी स्थिति ये थी कि पटना सिटी में रहता था, और मैं ज्यादा कहीं घर से बहुत दूर कभी गया नहीं था, अकेले तो बिल्कुल नहीं, माता पिता जाने देते नहीं थे। और वो 95 में मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि कभी आईजीआईएमएस के पीछे से कॉल आ रहा है, कभी टेम्पू स्टैंड के पास से, कंकड़बाग से कॉल आ रहा है। वो जगह कहाँ है, मैं खुद से ऑटो से सब जगह पहुंचता था। और उस जमाने में कोई मोबाइल फोन की सुविधा थी नहीं, मोबाइल आ गए थे लेकिन हम लोगों के पहुंच के बाहर थे। क्योंकि 95 में काफी एक्सपेंसिव था, मोबाइल एक्सपेंसिव था। तो हम लोग उस जमाने में एसटीडी बूथ बहुत होते थे पटना में, तो कभी कभी एसटीडी बूथ में जाके कंज्यूमर को फोन करते थे जो इन्वेस्टर था कि भाई मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, आपका घर कहाँ पर है। और मैं एक पंक्ति का उपयोग करता था उस समय, जब आईजीआईएमएस के पीछे अगर एजी कॉलोनी में किसी का घर खोजना है सिन्हा साहब का, अब वहां पर 150 सिन्हा साहब होंगे। तो अब सूटकेस लेके पटना सिटी से आया हुआ हूँ, तो मैं कहता था जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ। माने रिपीट कीजिए फिर से। जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मतलब जब नीचे उतरोगे, डीप में जाओगे तो कुछ ना कुछ मोती मिलेगा, और उसके लिए खोजना पड़ेगा। हाँ, तो मैं हार नहीं मानता था, मैं हार नहीं मानता था जब तक, और इन्वेस्टर के यहाँ पहुंच जाता था। और जब पहुंचता था वो मेरे से सुनते थे, समझते थे कि कैसा क्या बॉन्ड है, क्या रिटर्न मिलेगा, कैसे। इसको तो सर सेल्समैन भी कहा जा सकता है सर। प्योर सेल्स का काम है, प्योर सेल्स का काम है। और विदाउट कैपिटल मैंने ये प्योर सेल्स का काम शुरू किया था 95 में, और मैंने उसमें उस जमाने में 12 लाख रुपए का कमीशन अर्न किया था। क्या बात है। 12 लाख रुपए का कमीशन था 95 में। एज क्या थी सर उस? 14 साल, 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल की उम्र में 12 लाख का सर ने कमीशन अर्न किया था, प्रॉपर एथिक्स के साथ। एज क्या बताया सर, किसका आपने बॉन्ड करवाया था? ये आईडीबीआई आईसीआईसीआई के बॉन्ड्स आते थे। उसके अलावा कई सारे बड़ी कंपनियों के एफडी आते थे, फिक्स डिपॉजिट आते थे। जैसे स्कॉट्स ग्रुप का मैं फिक्स डिपॉजिट सेल करता था। अभी ये श्रीराम फाइनेंस आपने सुना होगा। हाँ, सुना है। तो उनका मैं एफडी, उन्होंने मुझे उस जमाने में अपने ब्रांच का जॉब ऑफर किया कि तुम जॉब कर लो, तुम तो इतने वो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है,
मैं पढ़ाई में कंटिन्यू कर रहा था, पढ़ाई। अच्छा, थोड़ा सा सर एक पॉइंट और मैं जानना चाहता हूँ। आप पढ़ने में शुरू से टॉप 3 में आते थे क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में क्या रैंक रहता था आपका सर? ऐसा रैंक कई बार आया, लेकिन प्लीज बी ऑनेस्ट सर। मैं बता दे रहा हूँ, पटना वाणिज्य महाविद्यालय में मेरा सेकंड पोजीशन आया था, रैंक आई थी। लेकिन वो कॉमर्स में चूंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, अकाउंट्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसा मैं कोई रैंकर स्टूडेंट अपने आप को, स्कॉलर स्टूडेंट नहीं था, मैं नहीं मानता था। और पढ़ाई से ज्यादा, पढ़ाई की किताबों से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है वो दूसरी चीजों में रहता था। दूसरी चीजों में, जैसे मैं बचपन की अगर मैं घटना बताऊं तो मैंने एक दुकान थी जहां पर अखबार और कॉमिक्स बिकती थी, वहां से मुझे 10 रुपया महीना देना होता था और हर दिन एक कॉमिक्स मिलती थी। तो वो कॉमिक मैं हर दिन एक कॉमिक्स लेता था, लेकिन 2-3-4 महीनों में क्या हुआ कि उस दुकान की सारी कॉमिक्स में कंज्यूम कर गया। तो फिर अब कॉमिक्स खत्म हो गया था, तो मैंने उनके पास सामने इंडिया टुडे मैगजीन थी, मैंने बोला कि ये ले जाएं क्या आज? और मैं उनका आधा 1 घंटा समय ले चुका था कि सब कॉमिक्स मेरा पढ़ चुका, दूसरा कॉमिक्स दीजिए, दूसरा दीजिए, ये पढ़ चुका, ये पढ़ चुका, ये पढ़ चुका। तो फिर वो मैंने बोला ये ले जाओ इंडिया टुडे, मैं क्लास 4th में रहा हूँगा, तो उन्होंने बोला ले जाओ। तो क्लास 4th में हाउ डिड यू डेयर टू टच इंडिया टुडे सर? लोग अभी टच नहीं करते हैं। हाँ, आई स्टार्टेड, क्योंकि कॉमिक्स में पढ़ रहा था, अब कॉमिक्स सारी खत्म हो गई, तो देन आई स्टार्टेड इंडिया टुडे, देन माया, फिर विज्ञान दर्पण आता था, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पे आना शुरू हुआ, फिर बिजनेस टुडे, बिजनेस इंडिया। इट मींस रीडिंग की आपकी हैबिट बहुत पहले की है। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स की आपकी हैबिट बहुत ओल्ड है सर। ये मेरी बहुत पुरानी हैबिट रही और इसने मुझे बहुत कुछ जिंदगी में बहुत कुछ दिया, क्योंकि इससे सामान्य ज्ञान भी आया, इससे बहुत कुछ। आप रीडिंग किसी भी फॉर्मेट में करोगे आपको फायदा होगा, एनी फॉर्मेट ऑफ रीडिंग। मैं बच्चों को कहता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स अखबार जो है वो अपने आप में एक मिनी MBA प्रोग्राम है, अगर आप उसको ढंग से। इकोनॉमिक टाइम्स आपकी नजर में? बिल्कुल, क्योंकि उसमें आप इकोनॉमी को पढ़ रहे हो, उसमें आप ग्लोबल इश्यूज को पढ़ रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ रहे हो, उसके अंदर में मार्केटिंग के ऊपर में पूरा सप्लीमेंट आता है, उसके अंदर में आपको स्टार्टअप्स के ऊपर में पूरा सप्लीमेंट आता है, टेक कंपनीज के ऊपर में, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के ऊपर में पूरा आ रहा है, उसके अंदर में स्टॉक मार्केट के ऊपर में पूरा आ रहा है, फिनांस के ऊपर में आ रहा है, पॉलिटिक्स के ऊपर में आ रहा है, आपको उसमें रीजनल इश्यूज पे आ रहा है आपको, तो आपको तो एक तरह से वो फुल्ली कवर कर रहा है। ठीक है, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि कहां पे लेबर इश्यूज हो रहे हैं, क्या कंपनी ने रिजॉल्व कैसे किया, कहां पे क्या स्कैम हो रहा है, कैसे उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो आप उस सारी चीजों को आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो वो आपको बहुत शार्प बनाता है, तो इसलिए वो अपने आप में एक MBA कोर्स। आप दर्शकों से थोड़ा एक रिक्वेस्ट करेंगे सर इकोनॉमिक टाइम्स के लिए? नहीं, नॉट स्पेसिफिकली मैं इकोनॉमिक टाइम्स केवल ना कहूं, किसी भी तरह का रीडिंग फॉर्मेट जो है वो आपको जरूर रखना चाहिए। अभी की जनरेशन के साथ एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी पढ़ने की टेंडेंसी और जो विजुअलाइजेशन का जो पावर है, जब आप पढ़ते हैं तो चीजों को विजुअलाइज करते हैं, और जब आप चीजों को सिर्फ सुनते हैं या देखते हैं तो वहां पर आपका विजुअलाइजेशन कम होता है। आजकल जो वीडियो कंजम्पशन है बहुत बढ़ गया है, लेकिन वीडियो कंजम्पशन की प्रॉब्लम ये है कि आपके विजुअलाइजेशन पावर को कम कर देता है। और जब आप किताब को पढ़ते हैं, मतलब जो हमारे पुराने जो लोग हैं या फिर हमसे भी पहले के लोग हैं, उनको तो किताब की स्याही की खुशबू से प्यार होता था। हाँ, तो जो किताब को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ रहे हैं और आपका मस्तिष्क जो है उस दुनिया में पहुंचा हुआ है, उन कैरेक्टर्स को वो विजुअलाइज कर रखा है, और हर किसी के दिमाग में कैरेक्टर्स की छवि बनी हुई है जब आप पढ़ रहे हैं। तो वो जो विजुअलाइजेशन पावर आपकी आती है वो बहुत काम की होती है, वो आपकी इमेजिनेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, आपके राइट ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है वहां पर, और आपका लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव राइट ब्रेन, ये दोनों मिल करके आपको वो लर्निंग के प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। और जब आप वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा विजुअलाइजेशन घट रहा है। प्लस किताबों की दुनिया में क्या था कि आपको किसी भी विषय को गंभीरता के साथ समझना था, डेप्थ में समझना था, और आज की जनरेशन जो है वो तो वीडियो से भी आगे निकल गई है, वो रील्स पे आ गई है, शॉर्ट्स पे आ गई है, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है। अब आप भी इस वीडियो का रील्स बना करके अलग छोटा निकाल के डालिएगा, डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि लोग किसी विषय को गंभीरता के साथ शुरू से लेकर के अंत तक समझने का उनके अंदर में धैर्य खत्म हो गया है, पेशेंस खत्म हो गया है, अटेंशन स्पैन घट गया है, रेस्टलेसनेस आ गई है, बेचैनी आ गई है, और वो धैर्य के साथ, ध्यान के साथ किसी चीज को शुरू से लेकर के अंत तक समझे, उनके अंदर में धैर्य नहीं रह गया। ये खराब है, ये गलत है। इसके कारण गंभीरता जो है वो खत्म हो जाएगी और छिछला व्यवहार जो है, सैलोनेस जो है वो बढ़ जाएगा, और ये हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। बहरहाल दोस्तों, सवालों का सिलसिला मैं आगे लेके चलता हूं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत
हर एंटरप्रेन्योर को अपने आइडिया को बिहार सरकार को पिच करना है और उसके अगेंस्ट 10 लाख की सीड फंडिंग उसको मिलेगी 10 साल तक विद 0% इंटरेस्ट। जी हां, ध्यान से सुनिए, बिहार सरकार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत हर एक युवा को 10 लाख की सीड फंडिंग मिल रही है 10 साल तक 0% इंटरेस्ट पे। बस उसको करना क्या है, अपने सही आइडिया के साथ वहां पर अपने प्रेजेंटेशन को पिच करना है। सर, कैसे देखते हैं बिहार के स्टार्टअप कल्चर को आप? अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में एक बार एक प्रश्न पूछा, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, हाँ। सर की जो सर से वो धीरे धीरे वो क्या है, और उसके कई सारे उत्तर थे। हाँ। और सबसे स्लो जो धीरे धीरे सरक रही है वो क्या है, तो सबसे स्लो उसमें सही जवाब था सरकारी दफ्तर में जो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में जाती है वो आपको इस टेबल से उस टेबल में फाइल को पहुंचने में महीनों का समय लग जाता है। अच्छा सर, अपने एक्सपीरियंस से आप ये बोल रहे हैं क्या? कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक उद्यमी जो है वो अगर फील्ड पे वर्क करे, मार्केट पे वर्क करे, कंज्यूमर पे वर्क करे, सॉल्यूशंस पे वर्क करे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करे, तो वो एक दुनिया को बहुत बड़ा समाधान देते हुए और अपने एंटरप्राइज को बहुत आगे ले जा सकता है। तो इंडिया ग्रो नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस बट डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिशियंस। भारत उनके नेताओं के कारण नहीं आगे बढ़ा है, उनके बावजूद आगे बढ़ा है। बहुत ये देखिए, मुझे सभी पार्टियों के सभी नेताओं की बहुत श्रद्धा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश को जो एंटरप्रेन्योर और जो युवा बढ़ा रहे हैं वही असली ताकत है इस देश की। आपके सीमेज कॉलेज से भी सर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स 10-15 एम्प्लॉइज हैं उनके पास। नहीं ज्यादा, अब तो जो अभी आया था बच्चों से मिलने के लिए धीरेन्द्र, क्या नाम है उसका? धीरू हम लोग बोलते हैं उसको। तो वो लड़का जो है सिमेज में ही कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट हार्ड डिस्क को कैसे डेटा को मतलब जो करप्ट हो गया उसमें से डेटा कैसे निकालना है, इस तरह की सब चीजें सीख गया था। और आज उसकी कंपनी जो है, उसने जो अपना कंपनी का रिटर्न भरा है वो 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का रिटर्न उसने भरा है। 5 करोड़? हाँ। तो अब वो स्टूडेंट जिसके पास ऑटो का भाड़ा भी सही से नहीं रहता था, तो वो आज इस मुकाम पर, शिवहर जैसे छोटे से जिला से आया है, बहुत छोटा जिला है, हाँ, वहां से आया है वो। तो अब उसको मैं अगर बोलूं कि तुम सरकारी दफ्तरों में अनुदान के लिए चक्कर काटो, उस जितना देर में वहां चक्कर काटेगा उतना देर में तो वो एक्सपोर्टर को, एक इंपोर्टर को या किसी किनारे का क्लाइंट को हैंडल कर लेगा वो, और वो वहां से आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव ये होता है कि जहां तक हो सके एंटरप्रेन्योर को ऐसा व्यापार का चयन करना चाहिए जिसमें, और 10 लाख रुपए की पूंजी मिल जाएगी तो उसका व्यापार कहां से कहां पहुंच जाएगा, और अगर नहीं मिलेगी तो वो घबरा जाएगा। ऐसा होता नहीं है। जिसके पास 10 लाख नहीं है वो भी अपने 1 लाख को 10 लाख बनाता है और फिर वो आगे ज्यादा अच्छे से बढ़ पाता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि जितने आपके पास आज एंटरप्रेन्योर्स दिख रहे हैं, या जो स्टार्टअप की जो भारत में कल्चर आया है, इसमें बहुत कम आप एंटरप्रेन्योर्स बता पाएंगे जो सरकारी योजनाओं के कारण आगे बढ़े हों। ये ज्यादातर जो बढ़े हैं ये अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट के कारण, बिजनेस एक्यूमेन के कारण, अपने सोल्यूशन के कारण और अपने एग्जीक्यूशन के कारण, कि उनके अंदर जो आइडिया था और उनके पास जो एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी थी, यही उसको लेके जाता है जो उनका मॉडल था। ना कि अनुदान कितना मिला, ना कि ग्रांट कितना मिला, जो ग्रांट के चक्कर में, सरकारी अनुदान के चक्कर में पड़ गए। और देखिए ना, अब बिहार में जितने, अगर मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में पता है जिनको सरकार ने अनुदान किया है, और वो सब कुछ जो है, वो स्टार्टअप जो है वो फाइलों में बड़ा सुंदर बना हुआ है। जो सरकारी अधिकारी हैं वो फाइलों को देखने में ही और फाइल में ही उनका सारा कारोबार होता है। तो लेकिन स्टार्टअप की जो स्टोरी है वो फाइल में नहीं होती है, वो ग्राउंड में होती है, धरातल में होती है। स्टार्टअप की स्टोरी फाइल्स में नहीं होती है, ग्राउंड में होती है, धरातल में होती है। और सरकारी काम फाइल में होता है। लगता है सर आपका एक्सपीरियंस काफी बिटर रहा है, दैट्स द रीजन कि आप है अनुभव कड़वा है। और मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि नौजवान जो है वो उस दिशा में अपने आप को ज्यादा प्रोत्साहित करे, वहां उसको बाधा मिलेगी। और फील्ड जो है, अगर वो जमीन पे उतर करके संघर्ष करेगा, वहां उसको आनंद मिलेगा। इसलिए वो फील्ड में मेहनत करे। हाँ, एक एंटरप्रेन्योर को जो भी सरकारी कार्यालय होंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन कराना हो, चाहे वो फायर का हो, चाहे वो मैप का हो, चाहे वो पीएफ का हो, ईएसआई का हो, इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो,
उसको हर, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट का हो, उसको हर जगह पर उसको कोऑर्डिनेट करना होगा, लाइजनिंग करनी होगी, वहां पर उसको अप्रूवल्स लेने होंगे। वो फूड के बिजनेस में आ रहा है तो FSI का होगा, लाइसेंसेस, मतलब ये सब कुछ रहेगा। लेकिन इस देश में डिपेंडेंट नहीं होना है उसको, नहीं, उसको आपको, वो आपके लिए एक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का आपको पालन करना होगा, निर्वहन करना है। आपको निर्वहन करना होगा। और आपको ये मान के चलना है कि जब आपने उखल में सर दिया है तो आपको मूसल से नहीं डरना है। हाँ। जब दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। हाँ।